दोस्तों इस वीडियो में हम लोग MSW008 का जो खंड 2 है उसका इकाई 1 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो है मैंने इकाई खंड 1 का उसका वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में दिया हूं, आप सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग MSW008 का जो खंड 2 है उसका इकाई 1 सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत एवं प्रारूप इसको देखने वाले हैं। आज हम सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत और प्रारूप पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ अहम दस्तावेज हैं हमारे पास। मकसद ये समझना है कि ये सामाजिक समूह कार्य असल में है क्या और इसमें समूह की आपसी बातचीत वो इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, ये बहुत ही मौलिक विषय है। तो शुरुआत होती है इस विचार से कि हम इंसान मतलब हमारा विकास ही दूसरों के साथ रहकर बातचीत करके होता है। हम असर डालते हैं और हम पर असर पड़ता है। बिल्कुल, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। अच्छा, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, खाना, पानी, सुरक्षा ये सब तो ठीक है, जरूरी है, पर इनके अलावा भी ये जो लोगों से जुड़ने की जरूरत है ये इतनी अहम क्यों है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और देखिए, दस्तावेज साफ कहते हैं कि ये सिर्फ कोई पसंद या नापसंद की बात नहीं है। ये जुड़ाव, ये भागीदारी इंसान के लिए बुनियादी है। असल में जीवन में जो निराशा आती है, मुश्किलें आती हैं, हाँ, उनसे निपटने के लिए भी हमें दूसरों का सहारा चाहिए होता है। मतलब ये एक तरह की जरूरत है, सिर्फ इच्छा नहीं। और यहीं पर शायद सामाजिक समूह कार्य आता है, क्योंकि स्रोत कहता है कि ये सिर्फ यूं ही बातचीत नहीं है, बल्कि ये मार्गदर्शित समूह अंतःक्रिया है। ये मार्गदर्शित क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल सही। ये मार्गदर्शन वाला पहलू ही इसे खास बनाता है। मतलब ये कोई आम गपशप नहीं। इसका एक साफ मकसद है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में मदद करना, उसकी सामाजिक क्षमताओं को बेहतर करना। अच्छा। और ये मदद तभी हो सकती है जब समूह में जो एक ऊर्जा होती है, जो क्षमता होती है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए समूह कैसे काम करता है, लोग समूह में कैसा व्यवहार करते हैं, ये समझना जरूरी हो जाता है। तो मतलब सिर्फ समझना ही नहीं, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये भी कहता है कि कुछ खास लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ तरीके, कुछ प्रारूप या मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये प्रारूप कैसे होते हैं, क्या है ये? हाँ, तो स्रोत बताता है कि ये प्रारूप अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ का फोकस होता है सदस्य के माहौल को बदलने पर, मतलब बाहरी परिस्थितियों पर। ओके। और कुछ प्रारूप सदस्य के अंदरूनी रिश्तों पर या उसके दूसरों के साथ जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। जैसे कि शायद पारस्परिक सहायता प्रारूप का जिक्र हो, जहां समूह के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, सहारा बनते हैं। तो ये प्रारूप एक तरह से औजार जैसे हो गए, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ता स्थिति के हिसाब से चुनते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। यही सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांतों और प्रारूपों की नींव है। सिद्धांत हमें समझाते हैं कि समूह क्यों और कैसे व्यवहार करते हैं, और प्रारूप हमें तरीके बताते हैं कि उस व्यवहार को सकारात्मक बदलाव की तरफ कैसे मोड़ा जाए। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये व्यक्तियों की मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है, उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में, चुनौतियों से निपटने में। एक सोचा समझा तरीका। हाँ, सोचा समझा। सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वे खुद अपनी मदद कर सकें। तो सार ये निकलता है कि इंसान के विकास के लिए दूसरों से जुड़ना मौलिक है। सामाजिक समूह कार्य इसी जुड़ाव का एक उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करता है, व्यक्तित्व विकास के लिए। और इसके लिए समूह व्यवहार को समझना और सही प्रारूपों का इस्तेमाल करना, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि आपसी बातचीत, ये अंतःक्रिया हमारे विकास के लिए कितनी बुनियादी है। हाँ, ये तो है। तो क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि चलो सामाजिक कार्य की सेटिंग से बाहर भी देखें? अगर हम समूह की गतिशीलता को, मतलब ग्रुप डायनामिक्स को थोड़ा बेहतर समझें, तो क्या इसका असर हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर, दफ्तर में हमारी टीम वर्क पर, यहां तक कि हमारे परिवारों के अंदर भी क्या कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकता है? ये सोचने लायक बात है ना? सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत। हमारे पास सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत टेक्स्ट से कुछ अंश हैं, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई जब लोग समूह में होते हैं तो क्या चलता है, मतलब व्यक्ति के अंदर भी और समूह के अंदर भी। तो कहाँ से शुरू करें? शायद इससे कि समूह में हर कोई अलग क्यों होता है। यहाँ पर व्यक्ति को समझने के लिए
मनोविश्लेषण, सामाजिक मनोविज्ञान, ये सब चीजें काम आती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बहुत अहम बात है हमारे शुरुआती अनुभव, बचपन के। परिवार में खासकर माँ के साथ जो शुरुआती रिश्ते बनते हैं, वो एक तरह से हमारी भावनात्मक नींव रखते हैं। और ये चीजें मतलब बाद में भी हमारे रिश्तों पर, हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं, अनजाने में। अच्छा, तो मतलब बचपन की बातें सिर्फ यादें नहीं हैं, वो आज भी हमें एक तरह से चला रही हैं। और ये भी कि हम जो करते हैं वो हमेशा सोच समझ के नहीं करते, कुछ अचेतन इच्छाएं या डर भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे ही अचेतन अभिप्रेरणा कहते हैं। समूह कार्यकर्ता इसी समझ का इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि कोई सदस्य क्यों हिचका रहा है या क्यों किसी खास गतिविधि में ज्यादा रुचि ले रहा है। इससे उन्हें सदस्यों की अंदरूनी जो शक्ति है उसे जगाने में मदद मिलती है। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है द्वैध वृत्ति। द्वैध वृत्ति, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है सुनने में। है नहीं, असल में इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टी भावनाएं होना किसी व्यक्ति या स्थिति के लिए। जैसे मान लीजिए कोई समूह सदस्य बदलाव तो चाहता है, पर उससे ये भी डर लगता है कि भाई इस बदलाव से कुछ गड़बड़ ना हो जाए या जो आराम अभी है वो न छिन जाए। ये उलझन काफी आम है और अगर इसे समझा ना जाए तो समूह की प्रगति रुक सकती है। और वो जो विकास के अलग अलग पड़ाव होते हैं, बचपन का भरोसा, फिर आगे बढ़ते हुए बुढ़ापे में एक पूरी समझ बनना, वो भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। समूह कार्यकर्ता ये देखते हैं कि सदस्य इन पड़ावों से ठीक से गुजरे हैं या नहीं। और मजे की बात यह है कि अगर किसी पड़ाव में कोई कमी रह गई हो तो एक अच्छा सकारात्मक समूह अनुभव वो उस कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद कर सकता है। एक तरह का सुधारात्मक अनुभव बन जाता है। तो ये तो हुई व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया की बात, ठीक है। लेकिन जब ये अलग अलग लोग एक समूह में आते हैं तब क्या होता है? वहां तो चीजें और पेचीदा हो जाती होंगी। बिल्कुल। तब व्यक्ति का व्यवहार सिर्फ उसके अंदर की बातों से तय नहीं होता। समूह का माहौल, दूसरे लोग, वो सब असर डालते हैं। यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना होता है। पहली है स्वीकृति और अस्वीकृति। मतलब समूह में कौन किसे पसंद करता है, कौन किसे नजरअंदाज करता है, और सबसे जरूरी क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी तो व्यवहार की वजह से अस्वीकृति होती है, पर कभी कभी समाज या संस्कृति का अंतर भी वजह बन जाता है। अच्छा, और मुझे लगता है ये सिर्फ पसंद नापसंद तक ही नहीं रहता होगा। इससे तो फिर अलगाव या शायद गुटबाजी भी बन सकती है। कार्यकर्ता इसे कैसे संभालते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। उन्हें कारणों को समझना होता है और फिर संवाद बनाना होता है। इसी से जुड़ा है उपसमूहों का मुद्दा। देखिए, छोटे छोटे गुट बनना तो स्वाभाविक है, दोस्ती के आधार पर या एक जैसी सोच के आधार पर। कार्यकर्ता का काम इन्हें तोड़ने का नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि ये पूरे समूह के लक्ष्य में कोई बाधा तो नहीं बन रहे। उनके साथ मिलकर काम करना होता है, उनके खिलाफ नहीं। समझ गया। मतलब छोटे समूहों को दुश्मन नहीं मानना, बल्कि समूह का ही एक हिस्सा मानकर चलना है। और फिर आता है वो एहसास जो सबको जोड़ता है, जिसे समूह बंधन कहते हैं, वो हम वाली भावना। हाँ, बिल्कुल। वो गोंद है जो समूह को जोड़े रखता है। ये या तो भावनात्मक लगाव होता है या फिर किसी साझे काम को पूरा करने का जज्बा। समूह कितना सफल रहा है, सदस्यों में कितनी समानता है, या बाहर से कोई चुनौती है या नहीं, ये सब बातें इस बंधन को मजबूत या कमजोर करती हैं। इसके बिना समूह उतना असरदार नहीं हो सकता। और समूह में तनाव या झगड़े भी तो होते ही होंगे। मतलब समूह द्वंद्व, कोई समूह इससे बच सकता है क्या? नहीं, कोई भी समूह द्वंद्व से मुक्त नहीं होता। असल परीक्षा ये नहीं कि झगड़े होते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि समूह इन झगड़ों को सुलझाता कैसे है। क्या सिर्फ समझौता कर लिया जाता है, या फिर बहुमत जो कहता है वो मान लिया जाता है, या फिर समूह मिलकर गहराई से बात करके कोई नया बेहतर रास्ता निकालता है, जिसे एकीकरण कहते हैं। एक परिपक्व समूह जो है वो एकीकरण की कोशिश करता है। समूह कार्यकर्ता को इन तरीकों की समझ होनी चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। तो कुल मिला के देखें तो सामाजिक समूह कार्य एक तरह का संतुलन साधने जैसा काम है। एक तरफ व्यक्ति की अपनी कहानी, उसकी ज़रूरतें, उसके डर हैं, और दूसरी तरफ समूह की अपनी एक चाल है जिसमें रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, तनाव होता है, जुड़ाव महसूस होता है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
अगर इन औपचारिक मतलब बने बनाए समूहों में स्वीकृति, अस्वीकृति और संघर्ष जैसी ताकतें हमारे व्यवहार पर इतना असर डालती हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जो अनौपचारिक समूह हैं, जैसे दफ्तर में, दोस्तों के बीच या परिवार में, वहाँ यही ताकतें हमारी बातचीत और रिश्तों को कितने अनजाने और शायद गहरे तरीकों से शक्ल दे रही होंगी। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। मतलब कि ये सोशल ग्रुप्स काम कैसे करते हैं, उनके मॉडल्स क्या हैं। जी। हमारे पास सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप और विकास से जुड़े कुछ नोट्स और लेख हैं। कोशिश यही रहेगी कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ जरूरतें बदली। हाँ, जैसे शुरू में शायद फोकस रोकथाम पर ज्यादा था, जी। फिर धीरे धीरे उपचार या ट्रीटमेंट पर आ गया। सही। और इसी को लेकर पैपेल और रॉथम मैन ने वो 3 खास मॉडल दिए थे, है ना? जी। सामाजिक लक्ष्य, उपचारी और पारस्परिक। जी हाँ, ये 3 मुख्य क्लासिफिकेशंस हैं। तो पहला वाला सामाजिक लक्ष्य मॉडल, ये क्या था? देखिए, ये जो सामाजिक लक्ष्य मॉडल है, इसकी जड़ें अमेरिका के पुराने सामाजिक आंदोलनों में मिलती हैं। अच्छा। सोचिए 1930 के सेटलमेंट हाउस या मजदूर यूनियन वगैरह। अच्छा। इसका सीधा मकसद है समाज में चेतना जगाना, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाना। खासकर जो दबे हुए समूह हैं, उनके लिए सामाजिक बदलाव लाना। तो मतलब एक बड़े लेवल पर काम करना। हाँ, इसीलिए इसे अब सामाजिक क्रिया समूह मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो वर्कर होता है वो गाइड या मददगार जैसा होता है। समझ गई। तो फोकस समाज सुधार पर है, लेकिन हमेशा तो समाज नहीं बदलना होता। कभी कभी तो बस कुछ लोगों की अपनी दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल सही। तो वहां शायद दूसरा मॉडल, वो उपचारी मॉडल, काम आता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। उपचारी मॉडल जो है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत उपचार या सुधार पर केंद्रित है। इसका नजरिया थोड़ा क्लिनिकल मतलब चिकित्सीय होता है। जैसे मान लीजिए किसी की भावनात्मक दिक्कतें हैं या मानसिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको कुछ सिखाना हो, इन सब में। अच्छा। हाँ, यहाँ जो कार्य करता है वो एक तरह से बदलाव लाने वाला एजेंट होता है और समूह के सदस्यों को क्लाइंट या लाभार्थी की तरह देखा जाता है। हाँ, ये तो काफी अलग है। ये कहाँ इस्तेमाल होता होगा ज्यादातर? ये आपको मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, सुधार गृहों, अस्पतालों में ज्यादा मिलेगा। दिलचस्प। तो एक तरफ समाज, दूसरी तरफ व्यक्ति। तो फिर वो तीसरा वाला पारस्परिक मॉडल, वो क्या इन दोनों के बीच में कहीं है? हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक। पारस्परिक मॉडल जो है वो व्यक्ति और उसके माहौल मतलब समाज दोनों को साथ लेकर चलता है। अच्छा, कैसे? ये मानता है कि दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं, व्यक्ति माहौल को, माहौल व्यक्ति को। तो इसका मुख्य लक्ष्य हो जाता है एक आपसी मदद का सिस्टम बनाना, एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। इसमें कार्यकर्ता कोई बाहरी एक्सपर्ट नहीं होता, बल्कि वो सिस्टम का हिस्सा बनकर एक मध्यस्थ या मददगार की भूमिका निभाता है। ये बाकी दोनों मॉडल्स का एक तरह से संतुलन साधता है। ठीक है। तो ये तो हो गए समूह के मकसद के हिसाब से तरीके, सामाजिक, उपचारी, पारस्परिक। लेकिन समूह खुद कैसे बनते हैं, कैसे बदलते हैं? उनका अपना एक सफर होता है। जी बिल्कुल। समूह के विकास के भी तो मॉडल हैं। मैंने कर्ट लेविन का नाम सुना है इसमें। हाँ, कर्ट लेविन। उनको तो ग्रुप डायनेमिक्स का पितामह माना जाता है। समूह के अंदर की हलचल को समझने में उनका बड़ा योगदान है। उनका मॉडल क्या कहता है? उनका मॉडल बड़ा सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि कोई भी बदलाव समूह में हो या व्यक्ति में 3 चरणों में होता है। पहला, अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब पुरानी सोच, पुरानी आदतों को पिघलाना, उनको बदलने के लिए तैयार करना, जमी हुई चीज को ढीला करना। अच्छा, फिर? दूसरा है चेंजिंग, यानी असल बदलाव लाना, नई सोच, नया व्यवहार अपनाना। और तीसरा, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग मतलब फिर से जमा देना। हाँ, उस नए बदलाव को पक्का करना, उसे आदत बना लेना, ताकि समूह या व्यक्ति वापस पुरानी स्थिति में न लौट जाए। अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज सुनने में आसान है पर करने में यकीनन मुश्किल होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। एक और मॉडल है जो बहुत सुनने में आता है, टकमैन का, जिसके 5 चरण बताते हैं। वो क्या है? हाँ, ब्रूस टुकमैन का मॉडल ये 1965 में आया था, फिर 1977 में थोड़ा सुधारा गया। ये समूह के जीवन चक्र को दिखाता है, जैसे इंसान की उम्र के पड़ाव होते हैं। अच्छा, क्या है वो 5 चरण? पहला है फॉर्मिंग, जब सदस्य बस मिलते हैं, थोड़ी अनिश्चितता होती है, सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, दिशा ढूंढते हैं। ठीक है। फिर आता है स्टॉर्मिंग, तूफान वाला स्टेज। यहां टकराव होता है, भूमिकाओं को लेकर, लीडरशिप को लेकर, काम कैसे होगा इस पर संघर्ष होता है, बहस होती है। हाँ, ये तो होता ही है ग्रुप्स में शुरू में। काफी मुश्किल दौर होता होगा ये। मुश्किल लेकिन जरूरी। इसके बिना शायद वो टीम वाली भावना नहीं बनती। सही कहा।
स्टॉर्मिंग के बाद? स्टॉर्मिंग के बाद शांति आती है, वो है नॉर्मिंग। नियम कायदे बनते हैं, आपसी समझ बढ़ती है, एक हमारा समूह वाली फीलिंग आती है, सब एक दूसरे के साथ सहज होने लगते हैं। अच्छा, फिर काम शुरू होता होगा। बिल्कुल। चौथा स्टेज है परफॉर्मिंग। अब समूह पूरी तरह काम पर फोकस करता है, लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर सब अपना बेस्ट देते हैं, तालमेल बैठ जाता है। और आखिरी? और आखिरी में आता है एडजर्निंग। जब काम पूरा हो जाता है या समूह का मकसद पूरा हो जाता है तो समूह खत्म होता है, सदस्य अलग होते हैं। कभी कभी इसमें थोड़ी उदासी भी होती है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग, ये जानना जरूरी क्यों है? ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि समूह के लीडर या सदस्य पहचान सकें कि उनका समूह अभी किस दौर से गुजर रहा है। हर स्टेज की अपनी चुनौतियां और जरूरतें होती हैं, तो उस हिसाब से वो अपना व्यवहार ढाल सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, इनके अलावा भी तो कुछ और तरीके होंगे समूह विकास को समझने के, जैसे वो समस्या समाधान वाले या कुछ मनोरोग वाले तरीके भी सुने हैं। हाँ, कई और भी हैं। जैसे आपने कहा, समस्या समाधान या कार्य केंद्रित मॉडल हैं, जो किसी खास दिक्कत को हल करने या कोई स्किल सिखाने पर जोर देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये। और वो मनोरोग वाले? मनोरोग या साइकोथेरेप्यूटिक मॉडल जो हैं, वो व्यक्ति के मन, उसकी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे साइको एनालिसिस ग्रुप्स होते हैं, या साइको ड्रामा जिसमें एक्टिंग के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अच्छा। और एक स्वयं सहायता वाले भी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। आपसी सहायता या स्वयं सहायता मॉडल, ये क्रोपटकिन या स्वॉट्स जैसे विचारकों के विचारों पर आधारित हैं। इसमें समूह के सदस्य ही एक दूसरे के सबसे बड़े मददगार होते हैं। जैसे भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। परफेक्ट उदाहरण। खासकर जो माइक्रो क्रेडिट वाले स्वयं सहायता समूह हैं, वो इसी मॉडल पर चलते हैं। एक दूसरे का सहारा बनना, मिलकर आगे बढ़ना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सामाजिक समूह कार्य वाकई बहुत बहुआयामी है। मतलब अलग अलग जरूरत के लिए अलग तरीके हैं और समूह के बढ़ने के भी अपने अलग अलग चरण हैं। और सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कोई एक मॉडल या तरीका हर जगह फिट नहीं बैठता। स्थिति क्या है, समूह की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से सही तरीके का चुनाव करना ही प्रभावी परिणाम देता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, जमीनी हकीकत है। हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है कि एक समूह में कितनी ताकत हो सकती है, एक व्यक्ति को बदलने की भी और समाज में कुछ सुधार लाने की भी। और इन मॉडल्स की समझ उस ताकत को सही दिशा दे सकती है। बिल्कुल। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ग्रुप्स में, चाहे वो ऑफिस की टीम हो, दोस्तों का सर्कल हो या अपना परिवार ही क्यों ना हो, क्या हम उनमें इन विकास के चरणों, मतलब फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग वगैरह, या काम करने के इन अलग अलग अंदाजों की कोई झलक देख पाते हैं? सोचने वाली बात है। कभी गौर करिएगा इस। हमारे पास जो जानकारी है वो ये समझने में मदद करती है कि इसमें सिद्धांत और मॉडल्स या कह लें प्रारूप इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि सिद्धांत वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, वे असल में एक तरह की नींव है, ऐसी समझ जो वैज्ञानिक या शोध पर आधारित हो। हाँ, और ये हमें न सिर्फ ये समझने में मदद करते हैं कि लोग समूह में एक खास तरह से क्यों बर्ताव करते हैं, बल्कि समूह को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसकी दिशा भी दिखाते हैं। अच्छा। और ये चीज तब और जरूरी हो जाती है जब समूह में कोई कंफ्यूजन हो, कोई उलझन हो। हाँ, या सदस्य भटक जाए, है ना? बिल्कुल। जब सदस्य दिशाहीन महसूस करें, तो ऐसे में जो ग्रुप वर्कर या फैसिलिटेटर है, वो अंदाजे से काम नहीं लेता है। स्रोत कहते हैं कि वो बहुत सचेत रूप से, मतलब जानबूझकर, अपने सैद्धांतिक ज्ञान और सोची समझी योजनाओं यानी मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। गाइड करने के लिए। हाँ, गाइड करने के लिए, समूह को संभालने के लिए। मान लीजिए कोई ग्रुप किसी मुद्दे पर बिल्कुल अटक गया है, तो कार्यकर्ता शायद किसी खास सिद्धांत को देखेगा, जैसे संघर्ष समाधान या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सिद्धांत, और सोचेगा कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा एक्शन है ज्ञान के आधार पर। और आपने मॉडल्स की बात की, स्रोत ये भी कहते हैं कि इन मॉडल्स की तो बहुत बड़ी रेंज है, कुछ पुराने हैं, कुछ नए जमाने के। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। मॉडल्स की दुनिया काफी फैली हुई है। स्रोत खासतौर पे 60, 70 और 80 के दशक का जिक्र करते हैं। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त कई नए मॉडल सामने आए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में समाज में बदलाव आ रहे थे।
एक तो वो गरीबी उन्मूलन जैसे बड़े सामाजिक अभियान चल रहे थे, हाँ हाँ। और साथ ही जैसे अस्पतालों वगैरह में क्लिनिकल सेटिंग्स में भी मनोवैज्ञानिक मदद के लिए समूह कार्य की मांग बहुत बढ़ गई थी। तो समाज बदला, जरूरतें बदली और उनके जवाब में नए नए तरीके इजाद हुए। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से नए औजार, नए मॉडल्स बनते गए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये फील्ड कैसे बाहरी दुनिया की जरूरतों के साथ साथ विकसित होती है। पर फिर इतने सारे मॉडल्स, ये तो समूह कार्यकर्ता के लिए एक बड़ी चुनौती होती होगी, है ना? मतलब कैसे चुनेंगे कि किसी खास ग्रुप के लिए कौन सा मॉडल सबसे ठीक रहेगा? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये एक बहुत ही अहम फैसला है। और देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी एक मॉडल हर स्थिति के लिए परफेक्ट नहीं होता, हरगिज नहीं। अच्छा। हर मॉडल की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं, इसलिए चुनाव बहुत हद तक कार्यकर्ता के अपने कौशल पर, हाँ, और उसके ज्ञान पर भी। हाँ, उसके ज्ञान और उसके तजुर्बे पर निर्भर करता है। उसे ये समझना होता है कि जिस समूह के साथ वो काम कर रहा है, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनका संदर्भ क्या है, और कौन सा मॉडल उन जरूरतों को सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है। तो मतलब किसी मॉडल को अच्छी तरह जान लेना ही काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि क्या वो उस खास मौके पर उस ग्रुप के लिए फिट बैठता है या नहीं। एकदम सही कहा आपने। किसी भी मॉडल को अपनाने से पहले उसकी गहराई से जांच परख जरूरी है। और शायद इसीलिए कई अनुभवी पेशेवर ये मानते हैं कि हमेशा किसी एक बंधे बंधाए मॉडल पर टिके रहना ठीक नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? मिक्स करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अक्सर कई मॉडल्स के तत्वों को मिलाकर इस्तेमाल करना वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसे हम बहुप्रारूप या इक्लेक्टिक अप्रोच कह सकते हैं। इक्लेक्टिक, अच्छा। मकसद हमेशा एक ही रहता है, सेवार्थी प्रणाली, यानी जिन लोगों या समूह के साथ काम हो रहा है उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो यहाँ लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, तो सिद्धांत हमें एक गहरी समझ देते हैं, एक मजबूत आधार क्यों, और मॉडल्स हमें उस समझ पर काम करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके और फ्रेमवर्क देते हैं कैसे। बिल्कुल। लेकिन असली कला सही मॉडल या मॉडल्स के मिश्रण को चुनने में है, और फिर उसे समूह की जो अपनी अनूठी जरूरतें हैं उनके हिसाब से ढालने में है। ये कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। बहुत अच्छे से समझाया आपने, एकदम सही। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जिस पर स्रोत भी इशारा करते हैं कि जब इतने सारे मॉडल्स हैं और हर समूह अपने आप में इतना अलग होता है, तो एक कार्यकर्ता असलियत में, प्रैक्टिस में, उस पल में कैसे तय करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन वाकई सबसे अच्छा है। सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि जमीन पर लगातार बदलते हुए हालात में। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शायद इसी निरंतर तालमेल बिठाने और समझदारी में ही समूह कार्य की असली महारत छुपी है। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।